नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और आज बात होगी बिहार चुनाव के परिणामों की। बिहार चुनाव की तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। 243 में से 203 सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर आगे बढ़ रहा है, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें आती ही नजर आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि यह सुशासन की जीत है। एनडीए को 2020 के मुकाबले 70 सीटों का फायदा हुआ है, महागठबंधन को इतनी ही सीटों का नुकसान हुआ है। प्रचंड जीत के बीच सम्राट चौधरी ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू की झोली में इस बार 80 से ज्यादा सीटें हैं। 91 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बड़े शहरों में राघोपुर से तेजस्वी हैं, करीब 12,000 वोटों से वो आगे हैं। बड़े भाई तेज प्रताप की महुआ से हार लगभग तय है। दोनों डिप्टी सीएम भी जीत की तरफ आगे हैं, करीब करीब जीत तय नजर आ रही है। सुनवाते हैं आपको बिहार के इस परिणामों पर नेताओं ने क्या कुछ कहा और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया है। सबसे पहले मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही। बिहार में फिर एनडीए सरकार इसको में विकास के लिए फिर तैयार, फिर एनडीए सरकार। कांग्रेस फिर वोट चोरी का आरोप लगा। कांग्रेस हमेशा कांग्रेस देश का विश्वास हो चुकी है। मोदी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन मोदी बनना बहुत मुश्किल है। मोदी बनने के लिए तिल तिल जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, राष्ट्र की मिट्टी के प्रति समर्पित होना पड़ता है। और राहुल गांधी जी, आपने नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा था ना, उसका हश्र देखा। राफेल चोर कहा था ना, उसका हश्र देखा। जिस तरह चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ, उसी तरह आज बिहार की जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है। वोट चोर के नारे का हश्र वैसा ही हुआ है जिस तरह राफेल चोर और चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ। आज बिहार की जनता ने जो मैसेज दिया है, उसकी गूंज भारत में नहीं पूरी दुनिया में गई है। जब तक आप नरेंद्र मोदी के दामन पे दाग लगाने की साजिश करते रहोगे, तब तक इस देश की जनता तुम्हें आईना दिखाती रहेगी। भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नरेंद्र मोदी के दामन पे आप दाग लगाने की साजिश करें। बाज आ जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, बाज आ जाओ। विकास के नाम पे लोगों ने जाति वर्ग धर्म से उठकर लोगों ने विश्वास किया है। एनडीए सरकार ने बिहार के अंदर बहुत लंबी लकीरें विकास खींची है, हमारे कैमूर में भी खींची है, चैनपुर में भी खींची है। तो निश्चित तौर पर जो भी जनता है विकास चाहती है, स्वास्थ्य भाईचारा चाहती है, वो एनडीए को पसंद करेगी। पहला घोषणा ते लोग द्यायचे की समोसे में जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू, पण आता असं झालेलं आहे, जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा विकास का राज, और विकास का राज चालू। और यहाँ पर जो लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है, समझ गए कि नहीं। विकास का राज चालू रहेगा और लालू का राज, जंगल राज लोगों ने नकार दिया है। जब लालू राज था तब लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, व्यापारी अपनी दुकानें बंद करते थे। जब मैं गया था वहां पर बिहार में प्रचार के लिए, तो लोग कहते थे वो तो ये 8-9 बजे 10-11 बजे तो छोड़ो, लेकिन 6 बजे के बाद कोई घूम नहीं सकता था, ऐसा जंगल राज था।
दिन दहाड़े हत्या होती थी, लूट होती थी, बलात्कार होते थे, ये सब बदल गया है। और इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सहयोग से डबल इंजन की सरकार वहां पर विकास को आगे बढ़ाएगी। इसलिए डबल इंजन के सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो विश्वास जताया है मोदी जी के नेतृत्व पे और नीतीश जी के नेतृत्व पे, और इसमें हमारे गृह मंत्री अमित भाई, इनकी भी चाणक्य नीति जो है वो भी काम कर गई है। और जनता ने पूरी तरह, हमारे लाडले बहनों ने भर भर के वोट दिया है, भर भर के वोट दिया है। जैसे महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, वैसे ही बिहार में उसका यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है। इसलिए लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से राकेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी से संतोष जायसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे और पूर्व चुनाव आयुक्त मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले मोहम्मद अमीन साहब, बहुत आरोप लगे चुनाव आयोग पर, बहुत आरोप लगे एसआईआर गड़बड़ कर दिया, वोट चोरी कर दी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, विपक्ष के वोट काट दिए। आज इस बिहार चुनाव के परिणाम को देखकर आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग अपने काम को ठीक तरीके से करने में कामयाब रहा या फिर विपक्ष जो आरोप लगाता है वो आरोप अब भी कायम रहेंगे? देखिए कालरा साहब, आपने देखा है मेरी डिबेट्स में पहले भी आपके साथ कर चुका हूं कि मैं सच्चाई को सामने रखता हूं और सच्चाई सामने आती है, और कल भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। 1951-52 से देश के अंदर चुनाव शुरू हुए आज़ादी के बाद और आज तक चुनाव होते आ रहे हैं। हमेशा इलेक्शन कमीशन ने अपना निष्पक्ष रूप से कार्य किया है और किसी का फेवर नहीं लिया। स्टेक होल्डर सभी होते हैं हमारे यहाँ, हर एक पार्टी रजिस्टर होती है, लेकिन हर एक को सही और सही तरीके से चलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को अपना काम करना चाहिए, अपने प्रोग्रेस करनी चाहिए, न कि इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन तो एक बॉडी है जो इलेक्शन कमीशन काम निष्पक्ष रूप से करती है। उसके ऑब्जर्वर होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं, उसके काम करने का तरीका अलग है। और देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। जो लोग मर चुके हैं उनको बार लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जो वहाँ से जा चुके प्रस्थान कर गए परमानेंटली, उनको वहाँ नहीं होना चाहिए। जो विदेशी लोग हैं उनके वहाँ पर वोट रजिस्टर नहीं किए जा सकते। ये हमारे एक संविधान का कर्तव्य है कि हमारे देश के नागरिक ही वोट दें। मैं तो इस वक्त बधाई के पात्र है हमारे जो बिहार के सीईओ हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं, साथ में जो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर गए थे, वो भी सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया। उसके बाद उसका जो पोलिंग कराई, उसके बाद उन्होंने काउंटिंग भी कराई, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए, किसी को कहने से कुछ नहीं होता है। अगर चांद के ऊपर कोई भेजता है, मट्टी भेजता है, कीचड़ भेजता है, तो उसके मुंह के ऊपर आकर गिरता है। जिस तरह के रिजल्ट आए, इससे पता चल गया पूरी दुनिया को, पूरे देश को। और जो हमें इलेक्शन कमीशन को बदनाम करते थे कि हम किसी का फेवर लेते हैं, किसी के वोट काटते हैं, चोरी करते हैं, इस तरह की जो बदनामी की बात करते थे, उनके सामने है। क्योंकि ये सारे वोट उन्हीं के सामने पड़े। उनके जो BLAs थे, उनके सामने SIR प्रक्रिया हुई, उसके बाद पोलिंग हुई, पोलिंग एजेंट थे उनके, उसके बाद काउंटिंग हुई, उनके काउंटिंग एजेंट थे। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप? इलेक्शन कमीशन को तो किसी ने अच्छाई दी नहीं है, लेकिन हाँ, अब उनके मुंह पर ताले लग गए हैं। मैं तो समझता हूँ जिस निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव कराया है, ये वो सब बधाई के पात्र हैं। और आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो पत्रकार हैं स्तंभ में, उनका भी बहुत योगदान है, जिन्होंने की सच्चाई दिखाई है और सच्चाई सामने आई है। जी अश्वनी शाही जी, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो मुझे लगता है किसी एग्जिट पोल में भी नहीं थी और एनडीए ने खुद भी नहीं की थी। आप भी ज्यादा से ज्यादा 160 मानकर चल रहे थे। 204 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, डबल सेंचुरी मार लेंगे आप। 92 पर अकेले बीजेपी, 83 पर अकेले जेडीयू। ये तो एनडीए ने भी नहीं सोचा था। विशाल जी, अश्वनी शाही जी से सवाल। जी विशाल जी, पहले तो आपको और साथी पैनलिस्टों को सबको बधाई, अमीन साहब को बहुत बहुत बधाई कि जितने दाग लगाने की कोशिश की गई चुनाव आयोग के ऊपर और साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो बिहार की जनता ने वोट की चोट से ये बता दिया कि ये बगैर
किसी तथ्य के, किसी सबूत के, किसी आधार के आरोप लेकर चले आना और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा देना। और जो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कह रहे थे कि माननीय मोदी जी पर जिस तरीके से चौकीदार चोर है का नारा दिया गया और जनता ने वोटों के थप्पड़ मारकर किनारे किया, वही यहां पर काम किया गया है। वोट चोर के का भी हश्र वही हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष के पास कोई तर्क, कोई मुद्दा नहीं था। जनता क्या चाह रही है ये वो नहीं सोचे, वो अपना मुद्दा लादने की कोशिश कर रहे थे लोग जनता के ऊपर कि भाई मोदी वोट चोर हैं और जो है इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। अभी तक ईवीएम का रोना हुआ करता था, अब एसआईआर, और एसआईआर के वजह से क्या शानदार काम हुआ वो उसका असर यहां दिख रहा है। बंगाल में एसआईआर शुरू हो रहा, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में अपने मुद्दे लाद रहे थे। तेजस्वी यादव जी अपने मुद्दे दे रहे थे, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं था। और जनता ने नीतीश जी को, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को, इस जोड़ी को स्थापित करने के लिए भर भर कर वोट दिया, आशीर्वाद दिया कि आप लोग 2/3 से ऊपर बहुमत पाइए और 5 साल एक अस्थायित्व की सरकार दीजिए। क्योंकि पूरी चुनाव में आपने देखा कि पूरे चुनाव में कोई एक बेहतर मुद्दा लेकर ये लोग नहीं आए। किस तरीके से पदयात्रा निकाला गया, क्या किया गया। नीतीश जी ने जो गड्ढा मिला था बिहार, उस गड्ढे को भरते हुए समतल कर आए हैं। अब आगे 5 सालों तक जो काम मिलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम करेंगे माननीय नीतीश जी। और डबल इंजन की सरकार के साथ बिहार के प्रदेश के निवासियों को जो उन्होंने इस महा उत्सव में भाग लेकर एनडीए पर विश्वास जताया है, उसका प्रतिफल देने का 5 साल में सेवा के रूप में काम करेंगे। ये जोड़ी हिट हो गई और बाकी जोड़ियां अब देखिए, अब अगले चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है या कहीं और होना है। कांग्रेस को तो हमको नहीं लग रहा, कांग्रेस अब अछूत होती जा रही है। एक गाना याद आ रहा है कि हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यही स्थिति हो गई। कांग्रेस की स्थिति जो थी वो तेजस्वी यादव को भी ले गए अपने साथ। अब धीरे धीरे इन लोगों को पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी मतलब खत्म है। अगर राहुल गांधी जी इंदिरा जी के परिवार के न होते तो पता नहीं क्या होते, ये मैं नहीं कह सकता था। लेकिन उसके अलावा कोई राजनीतिक उनकी जो है पूछ नहीं बची है। अब जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से वो डाउनफॉल होता जा रहा है उनका। और अब तो अपने उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोक लिया यहां पर आकर। अब उनकी बातों पर जनता भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में 85-100 खटाखट का नारा दे दिया, यहां वोट चोरी का नारा दे दिया और कोई मुद्दे नहीं थे। उसके बाद चले गए कोलंबिया। देखिए इनकी जो है ये सीरियस है ही नहीं है कि देश की जनता के साथ, तो ये क्या करेंगे, कैसे सरकार चलाएंगे। इसलिए जनता ने फिर से अस्थायित्व को ध्यान में रखकर एनडीए की सरकार बनवाया है। मैं बिहार की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारे नेता, एनडीए के नेता, जिन्होंने जी जान लगाकर बिना किसी की कोई बात सुने अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चले गए, बिहार की जनता के बीच में रहे, चाहे आंधी आई चाहे पानी आई, नीतीश जी डटे रहे, बाकी लोग टेलीफोन पर संबोधित करते रहे। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सीएम कैसे बनाएंगे? अगर जेडीयू को अलग भी कर दिया जाए तो बीजेपी बाकी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो सोचेंगे ना कि हमने 90 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं अकेले अपने दम पर, क्यों ना हमारा सीएम हो। विशाल भाई, पिछला चुनाव आपको याद होगा, हम बड़े जनता दल से ऊपर मार्जिन से में थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया गया। मैं तो आज सवेरे से चैनलों पर चैलेंज कर रहा हूं कि कोई एक बयान दिखा दीजिए जिसमें यह कहा गया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुझे किसी भी भाई ने नहीं दिखाया कि ये है, ये आपका नेता है। अरे भाई, उनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, उनका नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी का नेतृत्व है, बिहार में जो है नीतीश जी का नेतृत्व है। तो कहां पर कोई दो राय नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अभी तक एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और आने वाले दिनों में भी वही जो है अगली बार शपथ लेते हुए दिखेंगे। अजय पत्रकार जी,
बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? डबल सेंचुरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि एनडीए डबल सेंचुरी कर लेगा। देखिए, आपको बताना है सबसे बड़ा फैक्टर जो है वहाँ पर भाजपा का चुनाव प्रबंधन रहा, खास तौर से मोदी, अमित शाह और योगी का, ये फैक्ट है। तीसरी बात है, बीजेपी पहले से लगी थी, सालों से लगी थी, उसने बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस हार को जीत में बदल दिया। ये भी मैं आपको बतला दूं इन सब के अलावा कि ये जादू भाजपा के प्रबंधन के अलावा उनके जिस तरह से आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर छठ का पूजा होना, और छठ पूजा में कई राज्यों के लोगों को छुट्टी मिल जाना, दीपावली होना, बोनस मिलना और एक्स ग्रेशिया मिलना, और ये भी हुआ कि आप वहाँ चले जाए, उसके बाद उनको रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाया और लौट नहीं पाए। इधर चावल की कटाई होनी थी तो लोग रुक गए, चावल की कटाई है, इधर मतदान है, तो सब एक साथ संपन्न करें। इसके अलावा जो प्रवासी गए थे उनको बड़ा कॉपरेशन मिला। कॉपरेशन इस बात का, अगर उनके यहाँ का कोई मामला पुलिस में तो सॉल्व हो गया। सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई, कृषि उपकरण खरीदे गए, ट्यूबवेल वगैरह, लोगों ने पैसा भी लगाया, और जितना प्रवासी था उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज भाजपा के साथ गया। पहले भी प्रवासी जाता था, इस बार भी जाता था, इस बार ज़्यादा गए। एक तो ये रीज़न रही। दूसरी आपको बता रहे, इस बार मुर्दे मतदान नहीं कर पाए, मुर्दे मतदान नहीं कर पाए। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले काफ़ी मृतक लोग मतदान कर लेते थे। हमने बिहार में बहुत रिपोर्टिंग की है, जब बैलेट बॉक्स थे तो लोग पकड़ लेते थे। इवन कई लोग ऐसे थे जो बाहर के रहने वाले थे, उनकी ड्यूटी अगर वहाँ लगती थी वहाँ भी मतदान कर लेते थे। इवन आप समझ लिए कई पत्रकार भी वहाँ वोट डाल लेते थे उस समय, क्योंकि वो सिस्टम था, कहाँ जा रहे हो यार इतनी दूर से, चलो वोट तो डालो, वहाँ सारा सिस्टम था। इस बार बिहार में नहीं हो पाया। मैं आपको बिहार की बतला रहा हूँ, हमेशा एक व्यक्ति का आता था, एक बुजुर्ग जाते थे हमेशा, और उनकी 25 साल पहले पत्नी मर गई थी, और वो कहते थे हमारी पत्नी आई थी, जब हम गए तो मतदान करके चली गई। जो जब भी वो जाते थे तो बोले हमारे किसका मतदान, बोले पाप की पत्नी का हो गया, उनका हो गया, अब आप आ रहे हो, तो बेचारे बड़े। इस बार वो सुबह से लग गए। इस बार उन्होंने ये पता लगाया कि इस बार पत्नी मतदान करने नहीं आई, तो उन्होंने माना वो वास्तव में अब मर गई है। अब वो ये सच है घटना। एक तो ये रहा। दूसरी जो इनका जो एनसीआर वो था सीआईआर, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। उसमें जो वोट कटे उसका नुकसान उनको हुआ, किसको, विपक्ष को। तीसरा, नया बोर्ड लगभग 70 लाख के लगभग बढ़ा, उसमें बहुत ज़्यादा इनको वोट गया। दूसरा, राहुल गांधी की थोड़ी सी सामंजस्य ना बन पाना। राहुल ने कहीं भी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव नेता हैं या वहाँ पे हम नेता बनाएंगे, ये कहीं नहीं कहा राहुल ने रैलियाँ भी कम की। सोनिया जी का ना आना, प्रियंका का ना आना भी एक वजह रही। अगर प्रियंका गांधी वहाँ पे 30 रैली कर देते तो स्थिति दूसरी होती। उसकी वजह थी कि राहुल का ये सोचना था अगर तेजस्वी डाउन हुआ तो विपक्ष के हम लीडर होंगे। अब आइए एक चीज़ और है, मोदी ने कहीं नहीं कहा है कि नीतीश कुमार नेता होंगे या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। मोतीहारी में मोदी ने उस चुनाव में कहा था, इसके पहले वाले में, कि लीडर ये होंगे नीतीश कुमार। तीसरी आपको बता रहे कि वास्तव में हकीकत ये भी आप समझ लीजिए, तेजस्वी से बड़ा नेता राजद और उससे नीतीश से बड़ा नेता तेजस्वी और राजद है। अगर दोनों की वो देखा जाए, एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ भी थी और राहुल इनके साथ भी ज़्यादा थी तेजस्वी यादव की। वजह क्या है, एक तो घोटाला, इन्होंने चारा घोटाला, इनके पे सजा याफ्ता रहे, सजा याफ्ता लालू। उसके बाद जमीन की जगह नौकरी देना, तो वो एक लैंडफॉल। आप ये फैक्टर सारे जंगल राज वाले गिना रहे हैं जो बीजेपी ने कहा कि हम इसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। संतोष जी हमारे साथ आरजेडी से हैं। संतोष जी, आप सब सवेरे हमसे कनेक्ट हुए थे तो आपने कहा था कि 5 बजे के बाद देखेंगे कितने परिणाम बदलते हैं, उसके बाद हम समीक्षा करेंगे। आप जिस वक्त हमारे साथ बैठे थे, अब 6:20 हो रहे हैं, उस वक्त से स्थिति और ज्यादा खराब है। उस वक्त के मुकाबले महागठबंधन अब और ज्यादा पीछे, केवल 36 पर 26 पर आरजेडी और बाकी आपके सारे सहयोगी दल मिलाकर और 10, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 36 तक पहुंच पाए। क्या कारण मानते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। समीक्षा करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं हारने के। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसका स्वागत करते हैं और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। साथ साथ एनडीए को धन्यवाद भी देते हैं और ये कहना चाहेंगे कि ये परफॉर्मेंस वाली सरकार ये लोग रखें
केवल प्रॉमिस वाली सरकार ना बनाए। और अभी तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व और सारी लोगों की एक बैठक होगी और इस पे हम मंथन करेंगे। आपका व्यक्तिगत तौर पर आपका पर्सनली क्या मानना है? आपका पर्सनली क्या मानना है? क्या आपका पर्सनली क्या मानना है? क्या कारण हो सकता है इतनी बड़ी हार का? बहुत सारे, एक कारण तो हो नहीं सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस पे प्रिसाइजली हमें सोचना पड़ेगा। एक पार्टिकुलर कारण मैं क्या बताऊं अभी आपको, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। प्रबंधन भी एक उसमें हो सकता है, हमारे जो संगठन है उनका भी रोल कैसा क्या रहा है, ये सब देखना हो सकता है। और ये देखना होगा कि बिहार की जनता ने हमें ऐसा मैंडेट क्यों दिया, इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत है। और हम इस पे मोहम्मद अमीन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, पूछिए सर। अरे ये बात इनसे पूछिए राजेश से कि भाई अब इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? संतोष जी आपसे पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर। देखिए इलेक्शन SIR का जो मामला है वो आज भी हम अपने स्टैंड पे कायम है। SIR पे हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, SIR के टाइमिंग पे हमने विरोध किया। जब बिहार पूरा इलेक्शन मोड में आया तब आपने SIR ले आया। आप पहले लाते जिसमें प्रॉपर सबको टाइम मिलता। आप जब इलेक्शन का टाइम आता है 1 महीने में आप SIR कराते, आप 6 महीना पहले भी करा सकते थे। आप SIR के कारण तो नहीं हारे ना, कम से कम आप ये मान रहे हैं? मैंने तो आपको बताया कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं तब तक हम आपको इस पे कुछ बोल नहीं पाएंगे। अमीन साहब, मंथन की जरूरत है और सोचने की जरूरत है क्या क्या कारण है। इतनी बुरी स्थिति SIR की वजह से हुई है या वैसे ही हो गई है, ये पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं अभी समीक्षा की जरूरत है। अश्विनी शाही जी, अभी अखिलेश यादव का मैं ट्वीट देख रहा था, अभी तो कई घंटे हो गए इस ट्वीट को। उन्होंने कहा कि जो SIR हुआ बिहार में वैसा पश्चिम बंगाल में, यूपी में, तमिलनाडु में नहीं होने देंगे। हमने पकड़ लिया है इनकी चोरी को, ये ऐसे ही वोट चोरी करते हैं। तो वोट चोरी का नैरेटिव बनना तो अब शुरू हो चुका है। अब आज शाम तक, कल सवेरे तक, पता नहीं कब, लेकिन वो शुरू तो हो ही जाएगा थोड़ी देर में। विशाल जी बहुत अच्छी चीज है। पहले मैं अपने भाई को कह दूं, हार एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया, बड़े दिल से अच्छी बात है। इन्होंने कहा प्रॉमिस की सरकार नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की। हम 20 साल से परफॉर्मेंस देते ही आ रहे हैं और उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये सरकार फिर से जनता ने चुना है, जो नीतीश जी ने परफॉर्मेंस दिया है। दूसरी बात जो अखिलेश जी वाली कह रहे हैं विशाल जी, बड़ा हृदय से दुख है अखिलेश जी को, सबसे ज्यादा दुख अखिलेश जी को है। उसका कारण है वो अपने अप्पू को लेकर पहुंचे थे, वो अयोध्या नरेश जो है ना, वो उनको लेकर पहुंचे थे कि जैसे पूरा बदलाव आ जाएगा। राहुल गांधी जी मछुआरों के बीच में कूद गए, सारे मछुआरे उनके तरफ हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, सबसे ज्यादा दुख अखिलेश जी को पहुंचा है। उनका जो ट्वीट आया है, जो PDF प्रहरी का मामला आया है, इस SIR से जो फर्जी वोटर बनवाया है इन लोगों ने, वो फर्जी वोटर, और अभी आपके साथी पत्रकार बैठे हुए हैं अजय जी, इन्होंने कहा कि मुर्दे वोट नहीं डाल पाए। तो मुर्दे पहले वोट डाला करते थे, इनके द्वारा लोग बनवाए हुए वोट डाला करते थे, वो वोटिंग नहीं हुई है। SIR पर चुनाव आयोग ने शानदार काम किया है। और सबसे दुखद पहलू रहा है जो कांग्रेस के लोग बरगलाकर प्रियंका गांधी ने नाम लेकर कहा कि इन लोगों से हम बदला लेंगे। ये क्या है? एक राजनीतिक दल है और एक संस्था के लोगों का नाम लेकर बात करते हैं। याद करिए नवीन चावला को आप लोगों ने क्या किया था, वो याद नहीं है? ये भी एक कारण है इनकी हार का। नवीन चावला ने क्या किया था? राजीव गांधी जी की जब दुखद मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, उस समय चुनाव क्यों टाल दिया गया था? ये सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। और हम लोग अगर कहते हैं देश हित में, तो कहते हैं चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बन गए हैं? ये लोगों का जवाब रहता है, क्योंकि ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है। और आज अखिलेश यादव के घर में तेजस्वी यादव से ज्यादा हार का दुख मनाया जा रहा है, क्योंकि 27 के चुनाव में इसका सीधा प्रभाव दिख रहा है अखिलेश जी को कि मैं जो 111 पर पहुंचा हूं, जिस तरीके से वो अब वो कहीं 11 ना हो जाए। आज ये है, अपने लोगों को उत्साहित करने के चक्कर में उन्होंने वो ट्वीट किया था। और राहुल गांधी का जेनजी कहां गया? ये हिंदुस्तान है राहुल गांधी जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उनको ताकीद करना चाहता हूं। हिंदुस्तान है और कोई ये मुगालते में न रहे कि इसको श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देंगे। यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, समझदार है। आप जैसे हजारों आए और गए, लेकिन लोकतंत्र कायम है।
आपके तरह जाकर विदेशों में लोकतंत्र की भीख नहीं यहाँ की जनता मांगती है, यहाँ चुनती है लोकतंत्र का प्रहरी, और वो लोकतंत्र का प्रहरी जो है नीतीश जी के रूप में चुन चुकी है, केंद्र में मोदी जी के रूप में है। और इन लोगों को ये सब एनडीए अलायंस, देखिए श्रद्धेय अटल जी थे, एनडीए का गठन हुआ, एनडीए आज 25 साल से कायम है। यूपीए बना, विसर्जन हो गया, इंडिया अलायंस बना, वो पैदा होते ही जो है खत्म हो गया वो, तो अब उसका क्या किया जाएगा? ये सारे लोग नेपथ्य में जा चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं, कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। जनता ने इनको समझ लिया है और अब जनता आप देखिए किस तरीके से प्रचंड बहुमत दे रही है कि कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए किसी के साथ। जी अजय पत्रकार जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक समस्या आएगी बहुत बड़ी कि राजद में टूटन होगी, कांग्रेस में भी वहाँ संगठन में आपस में लड़ाई होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी, और उसका परिणाम होगा वो लड़ाई तो अंदरूनी होगी, चूँकि ठीक से सामंजस्य नहीं हुआ। दूसरा, बीजेपी और नीतीश कुमार भी इस एक सूत्रीय योजना में लग जाएंगे कि इनकी आपस की लड़ाई हो, सेल्फ अप्रूवल, उसका फ़ायदा आपको बता रहे हैं, फ़ायदा जो होगा नीतीश और बीजेपी को। दूसरी बड़ी बात बता दें, बाहुबली जो थे राजद में वो सब हार गए, और हकीकत है भाजपा के बाहुबली जीत गए हैं, ये भी राजद के लिए एक बहुत दुखद पहलू है। तीसरी आपको बता दें, माई समीकरण को बीजेपी नीतीश ने टच नहीं किया, तब ये जीत गए, ये बहुत बड़ी बात एक हुई है। अब इसका असर आपको बता रहे हैं, हकीकत ये है सबसे कमज़ोर स्थिति में 2024 में बीजेपी की सरकार बनी अल्पमत में, परंतु मोदी जबरदस्त रूप से उभर करके आए, कई राज्यों में लगातार कब्जा करते रहे, और उन्होंने अपने हिसाब से अगर वक्फ बिल लाया तो पास करा लिया, अल्पमत में थे। सबसे मजबूत सरकार मोदी की ये रही है, तीसरी वाली। कई राज्यों में, उड़ीसा में कब्जा हो गया इनका, आंध्रा में आज इनकी मोनोपोली है, बिहार में जबरदस्त मजबूत कमे हो गया, विपक्ष का पूरा रोल बंगाल में बीजेपी ने निभाया, तमिलनाडु में बीजेपी ने स्थिति इम्प्रूव की है, तेलंगाना में इम्प्रूव की, कुल मिला के अल्पमत की सरकार मोदी की ये सबसे मजबूत सरकार हुई है। अब आपको बता रहे हैं, एक नैरेटिव सेट किया जाएगा जो हिंदुस्तान की जनता मानने को तैयार होगी, जो जीता वही सिकंदर। अब लोग क्या कहेंगे, जो जीता वही मोदी नरेंद्र, और जनता मानेगी। मोदी के साथ एक बात और आ रही है कि चित हो या पट हो, है उन्हीं की, ये साम दाम दंड भेद से वो जीतना जानते चुनाव का में। हाँ, आरजेडी की गलती कहाँ? हाँ, बतला रहे हैं आरजेडी की गलती कहाँ हुई। आरजेडी ने जो सबसे बड़ी गलती की, एक तो उनके साथ एक कहावत है, लागे चुनरी में दाग छोड़ाऊं मैं कैसे, घर जाऊं मैं कैसे, ये लालू की स्थिति हो गई। लालू के ऊपर जो चारा घोटाला में सजा याफ्ता थे, इसके बाद क्या हुआ, उनका लैंडफॉल मनी वाले में। अभी जो दिल्ली में तारीख हुई उस पर भी उनका तो जो भ्रष्टाचार का आरोप था ये बढ़ता ही चला गया, और हकीकत यह है तेजस्वी इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और नीतीश कुमार के साथ भी 3-3.5% एंटी इनकम्बेंसी थे, परंतु इनके साथ लगभग 12% थी। हाँ, दूसरा कन्हैया कुमार को ये लोग नहीं लाए, राहुल कन्हैया कुमार को क्यों नहीं लाए, इन नेताओं की आपस में सेटिंग है। भाजपा के एक भूमियाल लीडर ने इनसे, लालू और उनसे कहा कि मेरी इतनी बात मान लो, मत देना, उसको नहीं दिया। दूसरा, कम्युनिस्टों के सीख से सामंजस्य नहीं आया, कम्युनिस्टों का AIMIM से सामंजस्य नहीं आया। दूसरा, राहुल गांधी ने कह दिया मोदी का नाच, मोदी डांस सीख लेंगे, ये चीज़ भी बिहारियों को बहुत ज़्यादा लगी कि तुम ये कह रहे हो मोदी ज़्यादा नाच लेगा तो मैं तुमको ही नचा दे रहा हूँ, ये भी लोगों के अंदर फीलिंग आई। भाजपा ने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा, जब देखा कि टक्कर कांटे की चल रही, योगी वहां पहुंच गए, और योगी ने जिस दिन मतदान चल रहा था उस दिन दोपहर को जो बोला है वो पूरे, आप सुन ले, पूरे बिहार में टीवी में चला, जगह जगह लोगों ने देखा, उसका असर पड़ा। और योगी ने कहा, योगी और मोदी ने, तो आपको बता रहे ये सब वजह रही। तीसरा आपको बतला रहे, लोगों के अंदर ये थी कि जो हम लोगों को मिल रहा कल्याणकारी योजना, ये कहीं फेलोर ना हो जाए। सीमांचल में भी बुरी तरह से हार हुई है, कोसी में भी हार हुई है, मिथिलांचल में, सब जगह इनकी हार हुई है। उसकी वजह यही रही, लोगों का रहा कि विकास की बात, पब्लिक ने विकास को लेके दिया। अब मुस्लिम और यादव ने वोट नहीं दिया इनको,
तत्ता और तत्ती वहाँ की कास्ट है लगभग 22 लाख, उसके बावजूद भी ये जीते, चूंकि इन्होंने टोटल बैकवर्ड को एक कर लिया। ये असर बिहार के बाद बंगाल में जाएगा, यूपी में। बिहार का चुनाव यूपी पे इफेक्ट डालता है। यादव और मुस्लिम यूपी में भी सपा के साथ है, मगर और जितना बैकवर्ड आप देख लीजिएगा, टोटल भाजपा के साथ चला जाएगा। दलित लगभग 60% जाएगा, सवर्ण उनके साथ है ही। पूरे देश में इस बिहार के इलेक्शन का असर पड़ेगा, और इस असर का आपको बता रहे हैं कि ये स्थिति होगी कि लालू का कमजोर होगा, राहुल का कमजोर पैमाना होगा, आपस में भी इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी कि पूछे नहीं। अपने आप इन्होंने अपने घर पे आग लगा ली महागठबंधन पर। दोस्त इन लोगों का आपस का है, वरना यह उससे ज़्यादा दुखद है अब समस्या है विपक्ष के लीडर बनने की। हमें लगता है कहीं वही पोजीशन ना आ जाए, विपक्ष के लीडर बनने में प्रॉब्लम आ जाए, विपक्ष के लीडर में। और निश्चित तौर पर सब ले तेजस्वी का राजनीतिक अंत है, वही आपको बतला रहे हैं। संतोष जी को अच्छा नहीं लगेगा आपकी बात सुनकर, तेजस्वी जी का राजनीतिक अंत बता रहे हैं आप। अभी तो बहुत यंग लीडर है वो, अभी तो बहुत चुनाव उनको देख रहे हैं। संतोष जी महोदय तो बीजेपी का माउथ पीस बने हुए हैं। देखिए नहीं, संतोष जी, यहाँ से आगे आरजेडी, मैंने ये भी बताया है तेजस्वी से ज्यादा बड़ा जनाधार है, नीतीश से ज्यादा बड़ा तेजस्वी का जनाधार। मैंने ये भी कहा, अब तक जो वोट गिने गए हैं, अब तक जो वोट गिने गए हैं उसमें वोट परसेंटेज में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। हम बराबर कह रहे हैं, सीटें भले ना मिली हो, हाँ, सीटें भले ना मिली हो, लेकिन वोट परसेंटेज में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी नीतीश से बड़े जनाधार के लीडर। ठीक है संतोष जी, वोट परसेंटेज में आप नंबर 1 है क्या? संतोष जी, वोट परसेंटेज में आप नंबर 1 पर हैं। मैंने अभी उस डाटा को देखा नहीं है। करीब 23% वोट आपका है और करीब 21% वोट बीजेपी का है। वोट परसेंटेज में आप नंबर 1 पार्टी हैं, वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जी हो सकता है, उस पे हम लोग उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या कमियां रह गई हैं। और जदयू का वोट कांग्रेस में ट्रांसफर भी हुआ, कांग्रेस का संतोष जी बात रख लें। लेकिन जीत के साथ अहम का होना ठीक नहीं है। अभी जैसे कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे जब जीत आती है तो नरमी भी साथ आनी चाहिए, लोगों के लिए और भी सर झुकना चाहिए। इतना अहम ठीक नहीं। आज हम हारे हैं, कल जीतेंगे। चुनाव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हार जीत लगी रहती है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं, इसमें कोई बात नहीं, कोई दो मत नहीं। हम फिर अपना कोशिश करेंगे और फिर हम बाउंस बैक करेंगे। ठीक, अश्विनी जी, बाउंस बैक करने की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, देखिए चुनाव है, हार जीत लगी रहती है। संतोष जी, कोई अहम नहीं है। अपनी बातों को रखने का एक तरीका हो सकता है, कोई अहम नहीं है। 20 साल में प्रो इनकम्बेंसी के साथ हम लोग चुनाव में आए थे। अब आप लोग उसको एंटी इनकम्बेंसी बनाना चाहते थे, नहीं बना। एक सबसे बड़ी बात है कि 52 जो विधानसभा थी वो मुस्लिम बाहुल्य थी, उसमें 42 में हम आगे थे एनडीए। अब सोचिए कि बिहार में हुआ क्या है। युवा आपके साथ नहीं, महिला आपके साथ नहीं, आपका वोट परसेंटेज, चलिए इंडिपेंडेंट रूप से आपका वोट परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, 1-8% हमसे ज्यादा है, मगर जिस तरीके से आप लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, फ्रेंडली फाइट क्या होता है, आप लोगों के अंदर इतना बिखराव था, उसका नतीजा दिख रहा है। और हम जो है 5 दल मिलकर एक मुट्ठी बनकर चुनाव लड़ रहे थे, जो मजबूत मुट्ठी और मुक्का आप समझ ही सकते हैं कि मजबूती अपने आप आ जाती है। हमारे अंदर कहीं भी विशाल जी जैसे कई पत्रकार भाइयों ने बड़ा ही बिखराव कराने की कोशिश की कि आप मुख्यमंत्री का नाम बताइए, ये करिए। भाई आप लोग तो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, आप लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हम लोगों के मुंह से निकलवाने की कोशिश की गई। लेकिन नहीं, हम एकजुट रहे और अपने अपने मोर्चे पर सभी राजनीतिक दल का नेतृत्व और कार्यकर्ता डटा रहा। हम लोगों ने कहीं ढील नहीं छोड़ा, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो और चाहे वो मिथिलांचल का इलाका हो, या हमारा कोसी का प्रखंड हो या इधर मोतिहारी का हो। हम लोग सभी चतुर्दिक रूप से हर जगह उपस्थित पाए गए। आपके युवा ऊर्जावान 70 किलोमीटर मुजफ्फरपुर नहीं जा पाए, टेलीफोन से संबंधित करते रहे, और जिसको तबीयत आप खराब कह रहे थे वो गाड़ी से चले गए, 2-2 जनसभा संबोधित करके आ गए। यही अंतर था।
और अब वहां बिहार में बेहतर सरकार देना है। आप लोगों का, जो आपके राजद के नेता तेजस्वी जी ने एक घोषणा की, और वो घोषणा में कोई दम नहीं था, क्योंकि ना कोई उसमें विजन था और ना कोई उसका रोड मैप था। हर परिवार को आप एक नौकरी देंगे। शायद उनको भी पता नहीं है, और आपको शायद हो सकता है आपको पता हो, लेकिन तेजस्वी जी को नहीं पता है। पूरे बिहार में 4,75,000 जगह खाली है, वैकेंसी है 4,75,000, और वो कितने की नौकरी लगा रहे थे? 2,73,00,000 परिवार है भाई। अब बताइए, हर परिवार को नौकरी देंगे? मैं कह रहा हूं चलो आधा हटा देते हैं, नौकरी पा गए हैं लोग। अब ये भी कह सकते हैं जो नहीं पाया उसको नहीं देंगे, तो भी 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ परिवार से 1.25 करोड़ लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड मैप बताया आपने कि हम ये मिलें लगाएंगे, हम इतना ये करेंगे, और आज से अगर आप जीत भी जाते तो मिल लगाते लगाते 10 साल हो जाता, तो ये लोग क्या करते? यानी कि जनता के साथ आपने छल किया, आपने झूठ बोला, नेगेटिव नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। इसलिए जनता ने कहा कि ये नौकरी देंगे नहीं। इसलिए जनता ने जो अस्थायित्व के लिए है, एथेनॉल में 1 नंबर आपको कर दिया, बिजली आपको दे रहा है, सड़क बेहतर हो गई है, आपको वहां पर उद्योग, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का हो या मखाना बोर्ड बनाने का, सब काम करके धीरे 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 बिहार को ऊपर लेकर आ रहे हैं माननीय नीतीश जी। तो विकास के नाम पर वोट पड़ा है, कोई विनाश के नाम पर नहीं। आपके जो आरजेडी के कार्यकर्ता जो आप हमको कह रहे थे कि घमंड में और अहंकार बोल रहे, नहीं, आरजेडी के लोग तो लाठी निकाल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे कट्टा निकालने की बात मंचों से कर रहे थे। तो बिहार की जनता ने कहा कि वो 90 के दौर कट्टा और कनपटी की बात कर रहे थे। तो जब आप दिखाएंगे तो हम बात भी ना करें, आप दिखाएं और हम बात भी ना करें। हमने कहीं नहीं दिखाया, यही तो नैरेटिव है आप लोगों का। अरे पर कट्टा इस चुनाव में कट्टा, अरे अश्विनी जी, इस चुनाव में कट्टा बंदूक एक ही बार चला और वो मोकामा में चला था, उसमें जेडीयू का कैंडिडेट अरेस्ट हुआ। जिन पर आप जंगल राज का आरोप लगा रहे थे उन्होंने तो कुछ नहीं चलाया। एकदम नहीं, मैं मान रहा हूं विशाल जी, आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी जेल में है और चुनाव जीत भी गया, लेकिन सजा याफ्ता मुजरिम चुनाव प्रचार कर रहा रीतलाल यादव का, उसके लिए क्या कहेंगे? 4 बार सजा पाया हुआ मुजरिम आज इनके दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या कहेंगे आप? पूछ लेते हैं संतोष जी, द्वारा घोषित रीतलाल के लिए प्रचार करने उतरे लालू यादव, वो अपराधी पार्टी का राष्ट्रीय प्रचार कर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे आप? उनके बारे में कुछ बोलिए ना, जो गृह मंत्री हैं आपके। क्या? अरे भाई, गृह मंत्री को कौन से न्यायालय ने सजा दे दिया है बताइए? देखिए, ये कुतर्क नहीं चलेगा। जनता ने किसी कुतर्क के नाते आप लोगों को नेपथ्य में डाला है। सजा याफ्ता मुजरिम 4 बार 4 चीजों के अपराधी मुजरिम को आप इस तरीके से बात करेंगे? गृह मंत्री जी को बताइए ना, लेकिन बताइए कि कौन सी न्यायालय ने उनको सजा दी है, जरा बता दीजिए। अगर है आपके पास जवाब तो बता दीजिए। नहीं है, क्योंकि आपको अपने अपराधी अध्यक्ष के आगे ढाल बनकर खड़े होना है, वो नहीं चल पाएगा। बिहार की जनता अब उसको नहीं बर्दाश्त करेगी। कोर्ट जाएगा वो अपराधी तो चेयर पर जाएगा, और जब चुनाव प्रचार करने जाएगा तो पैदल चलेगा, बैडमिंटन खेलेगा। जनता समझदार है। इस पर जवाब संतोष जी से लूंगा मैं, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, जो बात अश्विनी जी ने कही कि गठबंधन के तौर पर महागठबंधन के दल एक साथ आ नहीं पाए, कई जगह पर तो आपस में आमने सामने ही लड़ते रहे, फ्रेंडली फाइट कह करके। फ्रेंडली फाइट कुछ होती नहीं और परिणाम आपके सामने है, 36 सीटों पर सिमट गया महागठबंधन। नहीं, जहां तक सवाल इन लोगों का है, ये एक जो गठबंधन था, वो गठबंधन तो मैं कहूँगा जिस तरह से लोग सुना, मैंने काफी कहते थे ठग बंधन भी कहा लोगों ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा टीवी पे, लोगों को किस तरह से किया। अब मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह की फ्रेंडली फाइट होती है। भाई, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, एक वोट से जीत और हार होती है। किस तरह का इनका अपना सामंजस्य था, समझ में नहीं आया बिल्कुल कि कौन सी पार्टी लड़ रही है, कौन सी पार्टी नहीं लड़ रही है। इनके वोटर्स ही कंफ्यूज थे आपस में। आप देख लीजिए, सीमांचल की बात करिए, वहाँ माइनॉरिटीज को वोट इनको मिलना चाहिए था, इनको माइनॉरिटीज का भी वोट नहीं मिला। जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि वहाँ माइनॉरिटीज का भी इनको वोट नहीं मिला। क्या कारण? देखिए, जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, तो मुसलमानों ने देख लिया इस बात को कि देखिए, देश के अंदर उन्हें रहना है, देश के साथ चलना है, देश की तरक्की के साथ। लेकिन जहां तक सवाल है मोदी जी का, वो यही कहते आए हैं, हर एक का साथ, हर एक का विकास। तो अब देखिए, जब गांव में बिजली होती है
तो मैं आपको उदाहरण दूंगा उत्तर प्रदेश का। ये देखा जाता था कि प्रधान जी के कौन से सपोर्टर हैं, तो उनको प्रधान जी बताते थे, वहां पर नल का हैंड पाइप बनता था और वहां लगाया जाता था, और बाकी गांव में पानी नहीं मिलता था, वहीं कुआं खोदा जाता था, वहीं पर वो सारी सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन अब एक सिस्टम है सरकार का, सबका साथ सबका विकास। अगर बिजली देनी है तो सबको देनी है, पूरे गांव को देनी है। अगर सड़क बननी है तो पूरे गांव के लिए सड़क बनेगी, स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं है। लेकिन इन लोगों ने खुद देश का बंटवारा किया, जिसका नतीजा आज इनके सामने है, जिसके लिए अभी परेशान है। और जनता समझती है इस बात को अच्छी तरीके से कि हमारे यहाँ कोई चीज आ रही है तो पूरे गांव के लिए आ रही है और हर परिवार के लिए आ रही है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, हर एक को बराबर से मिल रहा है। रास्ता हर एक के लिए है, सुविधाएं हर एक के लिए हैं। अब ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देश जो है तरक्की की तरफ जाना चाहता है, देश प्रगति के साथ चलना चाहता है, हाथ पकड़ के सरकार का। तो सरकार अगर अच्छी होगी, लोग अच्छे होंगे तो काम भी अच्छे होंगे, और सरकार उसी तरह लोग सुनते हैं। उनका बोल रहा ठीक है अजय पत्रकार जी। देखिए, सबसे पहले तो हम मोहम्मद आमिर साहब को सैल्यूट करते हैं कि वो चैनल पे आए। मोहम्मद आमिर साहब के बारे में भी बतला दें कि शेषन और 2 लोग बहुत अच्छे आयुक्त माने गए। कई व्यवस्थाएं मोहम्मद आमिर साहब ने शुरू कराई थी, जिस समय ये मशीन ख़राब हो जाती थी उसकी जगह दूसरी मशीन का सिस्टम आमिर साहब ने शुरू किया था। अभी उन्होंने क्वेश्चन भी किया राजद उनसे कि इस बार तो कुछ नहीं हुआ। पहले भी आमिर साहब का था कि मीडिया से अगर कहीं से कोई गड़बड़ी की मीडिया ने सिखाई तो वो तुरंत ही उस पर अमल करते थे, कहते थे आप जाइए पूछिए। तो आज उन्होंने भी यही बात कही कि जहाँ तक वोट चोरी की बात है, ये वोट चोरी की मैं आपको बता दूं कि आमिर साहब भी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन मतदान शुरू हुआ है उसके 3 दिन पहले तक वोट चोरी वाली बात खत्म हो गई थी। कल तक वोट चोरी की बात कोई नहीं कह रहा था। तेजस्वी कह रहे थे हम बनेंगे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इतने तारीख को शपथ लेंगे, 18 को मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। वोट चोरी आज सुबह तक नहीं रही। जब ये हारने लगे, पिछड़ने लगे, जब इन्होंने देखा कि 150 से ऊपर वो पहुंच रहा है, तब वोट चोरी की बात आ गई। अब वोट चोरी की बात है, इसमें राहुल गांधी को कमिश्नर ने बुलाया था और ये नहीं गए वोट चोरी में, ये नहीं गए। तो वोट चोरी ये है कि जो भी हार रहा वो कह देते हैं। आमिर साहब ने भी जैसे कहा कि वोट चोरी जैसी कोई बात, इसके कोई प्रूफ नहीं है और ये एक मनगढ़ंत कहानी करी गई। शायद लोगों ने इसी बात का जवाब दे दिया है राहुल गांधी को। अब ये समझ लें कि इलेक्शन में उतरना पड़ेगा, एक एक तैयारी करनी पड़ेगी और आपको पब्लिक तक जाना पड़ेगा। ये चीज अगर राजद और अगर कांग्रेस समझ ले तो ये फिर सत्ता में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। जनाधार है, सबसे बड़ा जनाधार है राजद और तेजस्वी के साथ। भाजपा या संघ का अगर किसी ने विरोध किया है, इकलौती पार्टी है। कांग्रेस भी कहीं गुपचुप दोस्ती करती रही, बीजेपी भी करती रही, सभी लोग, मुलायम सिंह भी करते रहे, मगर लालू पे ये आरोप नहीं है। लालू विपक्ष का, इन्होंने भाजपा का अगर कोई विपक्ष है तो लालू और वो, और उनका हारना इस तरह से ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं, विपक्ष का कमजोर रहना। अब समस्या है कि वोट चोरी की जगह अगर प्रैक्टिकल पे उतर है, मैं आपको बता रहा हूँ अमित शाह कई बार हारे, चुप हो गए, उसके बाद अगले ने तैयारी की। अगर ये चाय लेते तो बंगाल में आपको बता रहे राष्ट्रपति शासन कर लेते, मगर अमित शाह जानते थे बीजेपी की हैसियत एक विधायक की थी, 77 पहुंच गए, विपक्ष की भूमिका निभाई। अब जो वहां चुनाव होगा कांटे की टक्कर होगी। अब वहां विपक्ष में ना कम्युनिस्ट रह गया ना कांग्रेस। अगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत है, इंदिरा गांधी में हिम्मत थी, इंदिरा गांधी जो ही हारी वो तुरंत लग गए, उसके बाद अरेस्ट किया, पूरे देश में बवाल मच गया। आज उतने बोल्ड लीडर चाहिए। राहुल गांधी वास्तव में मोदी से कमज़ोर पड़ते हैं। राहुल गांधी के कमज़ोर पड़ने पे मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ये कटु सच है। अगर कांग्रेस मिल करके मुकाबला करे तो अलग होगी। प्रियंका गांधी का ज़्यादा क्रेज है, मगर प्रियंका जी 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकती, ये बड़ा दुखद है। और मम्मी भी उनको ज़्यादा आगे नहीं कर सकती क्योंकि वो नेता बन जाती। तो ये कांग्रेस को, राजद को सोचना पड़ेगा। और लालू को आपको बता रहे हैं, रोहिणी आचार्य को आगे करना चाहिए। उसने गुर्दा दिया, उसने किडनी दी, मगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ। मीसा के साथ न्याय नहीं हुआ। मीसा को गई चीफ मिनिस्टर के लिए, कहते तेजस्वी वो नीतीश कुमार हट जाते, इनको बनाते। तो लालू को भी अपने उस पर और लोगों को भी लाना पड़ेगा तेजस्वी की जगह।
अगर तेजस्वी ही मेन है इसमें, कोई से अच्छे लीडर ने कभी भी नीतीश की बेइज्जती नहीं की, जबकि नीतीश ने तेजस्वी के साथ धोखा किया, ये कटु सच है। कभी उसने चाचाई कही, तो ये सुधारना होगा, ये चोरी ना करें। एक गठबंधन के तौर पर आप नहीं लड़ पाए, ठीक है, बोलिए अश्विनी जी, बोलिए, संतोष जी के पास चलता हूं। एक लाइन बोलना चाहता हूं। चुनाव आयोग के लिए एक चीज हम सब लोग भूल रहे हैं कि शायद मैं पहला चुनाव देख रहा हूं जिसपे कहीं भी रीपोल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज है, रीपोल कहीं नहीं हुआ है पूरे बिहार में। जी मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार की मैंने बहुत रिपोर्टिंग की। हम और सुधांशु रंजन चारे घोटाले पे जाते थे, हम लोगों की गाड़ियां पंचर की कर जाती थी, पीछे गाड़ियां दौड़ाई जाती थी। इसी आपको बता रहे सिवान के उसमें, सिवान पे हमारा दोस्त था पत्रकार, उसको मार दिया गया, किसी ने साथ नहीं दिया। लालू ने शो किया कि मैं साथ हूं आप लोगों, बाद में पता चला सबसे गंदी भूमिका उसमें लालू की थी। वहां पे राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने कॉपरेट किया था, उन्होंने कॉपरेट। बिहार में ये स्थिति थी, आप समझ लीजिए कि लोग बैलेट बॉक्स पकड़ लेते थे, वोट डालते थे लगातार। यही नहीं, वहाँ सरकारें चलती थी। जब लोग कलकत्ते जाते थे तो वहाँ पे एक प्लास्टिक की टिकली मिलती थी, अगर आपके उसमें पेमेंट करना पड़ता था, वो सरकार राजस्व को नहीं जाता था। तो बिहार में सुधार हुआ, मगर ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार जितना था पिछड़ा उतना मेंटेन किए रहे, ठीक रहे। थोड़ा कानून व्यवस्था जो वसूली चलती थी वो बंद हुई, मगर नीतीश कुमार ने बिहार का बहुत उद्धार नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बिहार में सरकारी नौकरी होगी उससे ज़्यादा बिहारी नोएडा में काम करता। ज़रूरत क्या है, एक इकोनॉमिक जोन बने, इकोनॉमिक जोन जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार के बीच में हो। वो काम मोदी कर सकते हैं। मोदी को वोट मिला, मोदी की पहला काम है कि ये नहीं कि 5 साल बाद फिर आकर के जब मतदान हो उस पर ठोस कार्य करें, वरना बिहार आपको बतला रहे हैं कि बिहार का डेवलप होना जरूरी है। बिहार देश की आत्मा है। ठीक है अश्विनी जी, उस तरीके से काम तो अब भी नहीं है, बेरोजगारी और पलायन की दिक्कत तो अब भी है, काम बहुत सारे बचे हुए अब भी करने के लिए। देखिए, अजय जी ने कहा कि बिहार में उन्होंने काम किया हुआ है और हम लोगों का भी बिहार से बड़ा वास्ता रहा है। अगर कोई कह दे कि नीतीश जी ने काम नहीं किया है तो मैं काम गिनवा देता हूं बस 1 मिनट के अंदर। बिहार में जो वसूली आपने मान लिया वो वसूली नहीं होती थी। 5 बजे बाजार बंद हो जाया करते थे, वो बाजार 11 बजे तक खुलना शुरू हो गए। सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़कों की बात छोड़ दीजिए। सुबह चलते थे आप बिहार की एक तरफ से दूसरे शहर में पहुंचने के लिए लगते थे 6 घंटे, और शाम को कहां आपको 5 बजे के बाद मोटरसाइकिल हो, कार हो, लूट लिया जाए। पटना में 90 के दशक में एक जो है सिर्फ एम्बेसडर और एक महिंद्रा का शोरूम हुआ करता था, आज सारे शोरूम हैं, इवन BMW से लेकर वो। तो ये है विकास। अब तीसरी चीज आता हूं, लोगों के घरों में बत्तियां नहीं जला करती थी, पानी नहीं था लोगों के घर में। आपने पलायन की बात की, पलायन का दर्द आपने नहीं देखा है। कौन सा प्रदेश है जरा बता दीजिए कि जिससे पलायन नहीं होता है। पलायन 2 तरह का होता है। एक पलायन होता है कि अपने घर से, अपने गांव से निकलकर लोग नोएडा, दिल्ली, बंबई, गुजरात कमाने जाते हैं, उसको पलायन नहीं कहते हैं, उसको अपना उत्थान करने के लिए कहते हैं, अपनी बेहतरी खोजने जाता है आदमी को। हिंदुस्तान में कौन सा प्रदेश है कि वहां के लोग वहीं रहते हैं? गुजरात के पूरे देश में गुजराती हैं, महाराष्ट्र के लोग पूरे देश में महाराष्ट्रियन है, दिल्ली में भी पाए जाते हैं, लखनऊ में भी पाए जाते हैं। पलायन का दर्द वो होता है कि जो 90 के दशक में आप उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कोई जिला उठा लीजिए अजय जी, गाजीपुर, बनारस, आपका चंदौली, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, आप उसके बॉर्डर के 25 किलोमीटर दूर जाकर आप एक एक घर का पैमाइश कीजिए, हर तीसरा घर बिहार के लोगों का सड़क के किनारे मिलेगा। पूछिएगा कब आए हो, तो बिहार से 90 के दशक में आए थे। लालू राज में अपने घरों में लोग सुरक्षित नहीं थे। जब सरकारी सुरक्षा में नक्सलवाद को वहां पर कराया जाता था, जहानाबाद में 183 लाशें गिनते हुए एक व्यक्ति जो IPS अफसर था, SP DIG था, उसकी आंखें नम हो गई। वो बिहार नहीं है आज। हाँ देखिए, 13 करोड़ लोगों का बिहार है, कुछ न कुछ अपराध भी अभी होता ही है और रहेगा। इसको एकदम कोई खत्म कर दे तो कह लीजिए गलत है। तो इस तरीके से मत कहिए, गड्ढे में मिला था, आज समतल जमीन है, अब उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा अजय जी, तो आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं किया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार नोएडा इतना बड़ा बन गया,
फरीदाबाद काफ़ी डेवलप था, यूपी ने कोशिश की, दिल्ली ने कोशिश की, और नोएडा आज की डेट में बहुत बड़ा वो बन गया, एक सेंटर बन गया। बेंगलोर जो बागों का शहर था, हैदराबाद जो समझ लीजिए कि एक पुराना शहर था, ये सब डेवलप हो गए, आईटी सेक्टर डेवलप हो गए। बिहार में क्यों नहीं हुआ? बिहार में एक से कैपिटलिस्ट प्रकाश झा पैसा लगाना चाहते थे, तमाम इंडस्ट्रीज उनको पहले टाटा और बिरला बिहार पे सेंटर करते थे, क्यों नहीं? उसकी वजह रही कि वहाँ के जितने हुक्मरान हैं इन्होंने ठीक काम नहीं, पलायन सबसे ज़्यादा लालू के समय हुआ। लालू ने उन्होंने कुछ विशेष लोगों को, विशेष जातियों को उत्पीड़न किया, उनके बच्चे वगैरह ने देखा कि भविष्य नहीं है, वो वहाँ बाहर गए, उन्होंने मेहनत की। दूसरी आपको बता रहे, ललित नारायण मिश्र की हत्या कराई गई। ललित नारायण मिश्र सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर बनते, किसने कराई? मैडम इंदिरा गांधी ने कराई ललित नारायण मिश्रा की। क्यों कराई? क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन नेता। तो बिहार के साथ नीतीश ने भी उतना का काम किया है, मगर अब यह है कि मोदी बड़े भाई है, इनका रोल। तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही देर में वो संबोधित करने वाले हैं। एनडीए की बड़ी जीत के बाद ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी ही देर में मंच पर होंगे और देखिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। एनडीए के लिए बहुत बड़ी जीत है बिहार में, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। अजय जी, क्या सोच रहे होंगे इस वक्त प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी उसमें सीधे हाथ भी घुमा रहे हैं, उल्टे हाथ भी घुमा रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस राज्य को हम डेवलपमेंट के लिए करेंगे, अगर सिधाई से या टेढ़ाई से कड़ाई करनी होगी तो भी उनका बहुत सीधा सा ये। दूसरी बात यह है कि मोदी को जीत का श्रेय मोदी लेना भी चाहते हैं, उनका योगदान रहा है, अमित शाह का रहा है, योगी का रहा, मगर योगी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार का इतना बड़ा योगदान नहीं है, ये कटु सच है। अब एक चीज़ और आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी जी ने चाहे जैसे चाहे साम दाम दंड भेद से ये साबित कर दिया। अब आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान की जनमानस ये चीज़ धीरे धीरे कहने लगेगी, और जगह मोदी इस चीज़ को कैश करेंगे। इसका असर बंगाल में जाएगा, बंगाल में कांटे की टक्कर होगी। ममता का सिंहासन इस परिणाम के बाद हिल गया है। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय। कितनी बड़ी जीत के तौर पर आप देखते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि अब तक इतनी जबरदस्त सीटें तो कभी नहीं मिली। 89 पर बीजेपी, 84 पर जेडीयू। देखिए, मैं बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे मतदान को बढ़ाया, जो इलेक्शन कमीशन चाहता है, और उस मतदान से फायदा हुआ है रूलिंग पार्टी को और बीजेपी को। उसके लिए तो वो बधाई के पात्र होंगे ही होंगे, और प्रसन्न भी होंगे वो लोग, और उनकी जनता भी प्रसन्न है। इतने अच्छे वोट देने के बाद पार्टी को चुना है उन्होंने, और दोबारा रिपीट किया है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। तो ये बिहार की जनता को सोचना था और बिहार की जनता ने कर दिखाया। तो इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है इसके लिए? शांत जी, जहां तक सवाल इस बात का है कि अब मैं नहीं समझता कि अब लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए हमारे इलेक्शन कमीशन की, और को कहना चाहिए कि उसके गुणगान गाना चाहिए कि जिसने इतना स्वच्छ प्रशासन के साथ। मुझे माफी के साथ यहां पर आपको रोकना होगा। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, और ब्रेक के उस पार प्रधानमंत्री मोदी की बात आपको सुनवाएंगे। उनका संबोधन अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। छोटा सा ब्रेक।